हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेंजी। कहानी शुरू होती है लेंजी नाम की लड़की से जो काफ़ी घबराई हुई है। ये असल में ओशियन में एक टापू पर खड़ी है जहाँ पे इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। एक्चुअल में इसके साथ 6 लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अब ये सिर्फ अकेली बची हुई है। इसलिए वो खुद को रिकॉर्ड करते हुए कुछ बातें कहती है, जैसे कि वो अपनी सारे दोस्तों की मौत की जिम्मेदार है क्योंकि वही उन्हें यहाँ लेकर आई थी। अब इसके आगे वो कुछ और कह पाती कि तभी कैमरा की बैटरी खत्म हो जाती है। पर आखिर ये लड़की कौन है, ये यहाँ कैसे पहुंची और इसके दोस्तों को किसने मारा, ये सब आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें कहानी के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम कुछ यूट्यूबर की टीम को देखते हैं जिसकी हेड है लिंजी की बहन केज। ये सारे लोग केज के यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं। ये एडवेंचर वीडियोस बनाते हैं। आज इनका प्लान है कि वो एक आइलैंड पर जाएंगे जहाँ पे इनसे पहले कोई भी नहीं गया था। हालांकि वहाँ जाना गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, लेकिन ये फिर भी वहाँ जाने के लिए तैयार है। इनकी मदद एक पायलट करेगा जो अपने प्लेन से उन्हें उस आइलैंड के करीब छोड़ देगा। लेकिन जाने से पहले लिंजी पायलट से कहती है कि तुम अपने प्लेन का जीपीएस निकाल देना ताकि हमें कोई भी ट्रैक ना कर पाए, जिसके लिए वो उसे कुछ पैसे भी देती है। और फिर सब लोग उस प्लेन पर बैठ जाते हैं। यहाँ से इनका ब्लॉग शुरू हो जाता है जो कि इनका कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था। अब सब लोग खुश थे क्योंकि इस वीडियो के बाद इन्हें काफ़ी पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेन टापू के करीब जा रहा था, कुछ न कुछ टर्बुलेंस होती जा रही थी। आखिर में इनके प्लेन में एक विंग टूट जाती है, जिसे देखते ही देखते पूरा प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन कुछ देर बाद लिंजी बाहर आती है। वो अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ मलबे के अलावा कुछ और भी था, और वो थी शार्क जो उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन तभी पानी के नीचे से काया निकलती है, जिससे कुछ देर बाद सैम भी बाहर आ जाता है। ये एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे, लेकिन अभी भी इनके 3 लोग गायब थे, जिसमें लिंजी की बहन, कैमरामैन और पायलट। इन तीनों अपने साथियों को ढूंढने के लिए पानी के नीचे जाते हैं, जहां उन्हें वो पायलट भी मिल जाता है जिसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। वो लोग उसे फौरन ऊपर लेके आते हैं और एक बोट के सहारे उसे बांध देते हैं। पायलट बताता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर जिंदा निकलना है तो हमें किसी की मदद चाहिए होगी, जिसके लिए तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा और प्लेन की टेल ढूंढनी होगी जहाँ पे एक जीपीएस लगा है। तो जीपीएस को ऑन कर दो, तभी हमें कोई ढूंढ पाएगा। तो काया फौरन नीचे जाती है। कुछ देर बाद उसे प्लेन की टेल भी मिल जाती है, जिसे वो रस्सी बांधकर ऊपर लाने की कोशिश करती है, पर ला नहीं पाती। और ऊपर आकर लिंजी को बताती है कि टेल 20 फीट नीचे है। लेकिन उसके अलावा भी मुझे कुछ और मिला है, और उसे एक लाइफ बोट मिली थी जिसे खोलते ही वो बोट बन जाती थी। पर तभी उनके नीचे से वो पायलट पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को संभाल सके। वहीं ये लोग उस बोट के ऊपर बैठ जाते हैं, पर इन्हें सैम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। असल में ये लोग जिस जगह पे मौजूद है वहां से वो आइलैंड बहुत ही करीब होता है। तो सैम वहां से स्विम करके जाना चाह रहा था ताकि उसे वहां जाकर कोई हेल्प मिल सके। अब उसे ऐसा करता हुआ देखकर लिंजी उसे फौरन बोट पर आने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता और वो भी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शार्क की फैमिली सैम की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जिसे लिंजी देख लेती है। वो उसे पीछे आने को कहती है, लेकिन तब तक वो बहुत ही करीब आ चुकी थी और सैम को अपना पहला शिकार बना लेती है। लिंजी खुद के सामने उसे मरते हुए देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। लेकिन वो शार्क वहां रुकती नहीं। अब वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, इसलिए लिंजी फौरन बोट के पास जाने लगती है। अब समय रहते ही वो उस पर चढ़ जाती है, वरना इसका भी सैम जैसी हालत होने वाली थी। इसी दौरान हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि सैम असल में लिंजी का बॉयफ्रेंड था। वो कुछ दिन पहले इनकी टीम से जुड़ा था और लिंजी के कहने पर ही वो यहाँ पर आया था, और आज उसकी वजह से ही वो मारा गया। यही सब सोचकर वो रोने लगती है और उसे खुद गिल्ट फील हो रहा था। लेकिन काया उसे सहारा देती है और खुद को एक सर्वाइवल एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि जब वो उसकी टीम एक मिशन पर गए थे तो वहाँ उनकी कार खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डिजर्ट में तकरीबन 26 घंटे तक फंसी रही। वो अपने लॉकेट को दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे याद दिलाता है कि मैं एक एक्स आर्मी गर्ल हूँ। और उसकी ये सारी बातें सुनकर लिंजी को थोड़ा हौसला मिलता है कि वो भी यहाँ से बाहर निकल सकती है। तो वो काया से कहती है कि हमें सबसे पहले उस आइलैंड तक जाना होगा ताकि वहां से कोई मदद मांग सके। लेकिन काया कहती है कि हमें उससे पहले नीचे जाना होगा ताकि जीपीएस को ऑन कर सके। क्या पता हमें कोई ट्रैक कर सके, वरना हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। अब लिंजी को उसकी बात सही लगती है, तो वो दोनों अपना अपना डाइविंग सूट पहनने लगते हैं। पर इसी दौरान एक शार्क उनकी बोट को टक्कर मारती है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब वो एक दूसरे से दूर हो चुके थे और इसी का फायदा शार्क उठा लेती है। वो सबसे पहले काया को पकड़ती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है, और उसकी आवाज़ सुनकर लिंजी समझ जाती है कि नीचे से शार्क ने उसे पकड़ रखा है। वो उसके करीब जाने लगती है बचाने के लिए, लेकिन काया उसे बोट पर ही चढ़ने को कहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आई तो मारी जाएगी। इसलिए वो बोट पर आ जाती है और वहीं काया को वो पानी में घसीटते हुए ले जाती है और पूरा ही जिंदा निकल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आए थे 6 दोस्त, 6 लोग आए थे, लेकिन अब बचे हैं बस एक, वो है लिंजी। पर अब ये क्या करेगी? क्या ये भी मारी जाएगी या फिर ये जिंदा यहाँ से निकल पाएगी? अब अपने दोस्तों को खोने के बाद यहाँ लिंजी समझ जाती है कि उसे तो कुछ करना ही पड़ेगा।
इसलिए वो नीचे जाने के लिए तैयार होती है, वरना वो भी मारी जाएगी। उसी दौरान उसे थोड़ी ही दूर पर एक बोट गुजरती हुई दिखती है। अब लिंजी उसे देखकर चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन वो लोग उसे सुन नहीं पाते, इसलिए वो अपना डाइविंग सूट पहनकर नीचे जाने लगती है। लेकिन उसे डर लग रहा होता है कि तब इसे सैम की कही हुई बात याद आती है कि जितना तुम डर के पीछे भागोगी तुम्हारे पीछे उतना ही डर आता रहेगा। इसलिए वो कूद जाती है और फौरन उसी टील के पास पहुंचकर जीपीएस को ऑन कर देती है। तो इसका पहला काम यहाँ पर हो गया था। लेकिन उसी दौरान वहाँ शार्क आ जाती है और तभी उसे वहाँ एक कैंडल लाइट दिखती है जिसे जलाकर वो उसे भगा देती है। लेकिन जब लिंजी ऊपर आने लगती है तो वो शार्क दोबारा आ जाती है, पर वो सही समय पर बोट पर छलांग मारती है और खुद को बचा लेती है। जिसके बाद वो उस बोट को एक राफ्ट की तरह यूज करने वाली है, जिसके लिए वो लकड़ी के डंडे को यूज करके उसे आगे बढ़ाती है ताकि वो साइलेंट तक पहुंच सके। लेकिन तभी उसे दूर पानी में अपना कैमरामैन दिखाई देता है। वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बचाने के लिए उसे बोट पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन आज इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। शायद इसे खुद अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। वो जैसे ही उसे ऊपर खींचती है, शार्क आकर उस कैमरामैन को अपने साथ ले जाती है और लिंजी के पास सिर्फ उसका कैमरा ही रह जाता है। वेल, यहाँ वही सीन आता है जो हमने कहानी की इंट्रो में देखा था, जो कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसे उसके सारे दोस्त मारे गए। लेकिन असली कहानी इसके बाद से शुरू होती है, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। लिंजी उस बोट को उस डंडे से आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन इतनी आसानी से शार्क उसे वहां तक जाने नहीं दे सकती। वो बार बार उसकी बोट को टक्कर मारती है, जिससे बोट में छेद हो जाता है। उसकी सारी एयर खत्म हो जाती है। अब लिंजी चाह कर भी उसे आगे नहीं जा सकती, उसे पानी में कूदना ही पड़ेगा। लेकिन पानी में तो शार्क है। तभी उसे आइलैंड के पास एक राफ्ट दिखती है, जो असल में आर्मी मरीन ने वहां पर बांधी हुई थी, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे फंस जाए तो इसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। तो लिंजी को अब वहां तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन इन शार्क के बीच से जाना पड़ेगा और इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो उल्टी गिनती शुरू करती है और पानी में छलांग मारती है। उसकी आवाज से वहाँ तीनों शार्क आ जाती हैं, जो उसके हाथ को पकड़ लेती हैं। पर लेकिन सही समय पर लिंजी उन्हें चाकू मारकर उस राफ्ट पे चढ़ जाती है। उसके हाथ पे लगी चोट उसे बहुत ही दर्द दे रही थी और इसी दौरान उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है। ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है और ये बॉक्स भी मरीन वालों ने यहाँ लगाया था, जिसके अंदर पानी की बोतल थी, एक फ्लेयर थी और एक रेडियो होता है। लिंजी सबसे पहले पानी पीती है और फिर अपनी चोट पर पट्टी बांधती है और फिर रेडियो को बाहर निकाल कर किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। पर ना जाने कितने दिनों से यहाँ पर रखा हुआ है, तो हो सकता है वो खराब भी हो गया हो। वेल, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लिंजी को अब थोड़ी राहत मिलती है। वो उस बॉक्स में रखी फ्लेयर को चला देती है और मदद का इंतजार में बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी एक चमत्कार होता है। पानी में उसे अपनी बहन केज दिखाई देती है, जो अभी भी जिंदा थी। वो एक बोट के सहारे तैर रही थी। वो अपनी बहन को देखकर हैरान थी कि आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुंची। एक तरफ वो खुश भी थी। केज उसे बताती है कि वो इस टापू के पिछले वाले साइड पर जाकर गिरी थी जब प्लेन क्रैश हुआ था। अब लिंजी पानी में एक रस्सी फेंकती है ताकि वो उसे पकड़ सके और ऊपर आ सके, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई है, जिसमें से खून लगातार बहता हुआ जा रहा है और जिसकी स्मेल पानी में फैल रही है। और सही मौके पर वो उसे फ्री कर लेती है और अपनी बहन को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद वो उसके घावों पर फर्स्ट एड लगाती है। तब लिंजी उसे कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी बनना चाहती थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, मेरी वजह से सारे लोग मारे गए। तो केज उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसी दौरान उसका रेडियो किसी से कनेक्ट हो जाता है। दरअसल ये वही लोग थे जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बोट से आए थे। उनकी आवाज सुनकर और उनकी मदद सुनकर वो उनके करीब आ रहे थे। पर लिंजी उनसे कहती है कि पानी में शार्क है, तो उन्हें संभल कर यहाँ आना होगा। वो दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि हम पहले इन शार्क को मारेंगे, जिसके बाद इन्हें बचा लेंगे। तो वो दोनों अपने साथ लाई बंदूक से हमला करने के लिए तैयार थे। पर तभी उनकी बोट को एक टक्कर लगती है, जिस वजह से एक साथी पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए उसका दूसरा साथी पानी में हाथ डालता है। पर यहाँ वो शार्क छलांग मार के उसका एक हाथ ही खींच लेती है और बोट में एक और टक्कर लगती है और वो भी पानी में गिर जाता है। इसके बाद क्या होगा वो आपको पता चल ही गया होगा। अब ये सारी चीजें दूर बैठी दोनों बहनें देख रही थी और वो पूरी तरह से शॉक और डर जाती हैं। इनके पास अब यहाँ से भागने का एक ही रास्ता है और वो है दूर खड़ी बोट। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अगर ये पानी में गए तो वो शार्क इन्हें भी खा जाएंगी, और अगर ये नहीं गए तो इनकी यहाँ पर भूख की वजह से मौत हो जाएगी। इसलिए लिंजी कहती है कि इन्हें कैसे भी करके इन तीनों शार्क को मारना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएंगे। इसी दौरान उन्हें उसी बॉक्स में क्रूड ऑयल मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो आग जलाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन पानी में जलाकर उन शार्क को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक जगह पर रुकते ही नहीं है। तभी केज को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उस आइलैंड पे लगे बड़े पत्थर को पानी में गिराकर उन्हें मार दे। अब लिंजी को ये आइडिया सही लगता है, तो वो उन्हें पहले शार्क को अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो उनके करीब आती है वो उस रस्सी को खींच देती है, जिससे वो पत्थर सीधा जाकर शार्क के ऊपर गिरता है। और यहाँ इनका आइडिया काम आ गया था, शार्क की मौत हो जाती है, जिससे वो दोनों बेहद खुश होते हैं। लेकिन अभी भी 2 शार्क मौजूद है, उसे मारना बाकी है। तो तभी उन्हें दूर उस आदमी की बंदूक दिखाई देती है, जिसके पास किसी को तो जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो दोनों पहले 2 पत्थर उठाते हैं, जिसके ऊपर वो अपनी पट्टियां बांध देती है।
है जिसमें खून लगा हुआ था, और फिर वो उसे दूर दिशा में फेंक देती है जिससे वो शार्क खून की स्मेल से डिस्ट्रैक्ट हो सके। और मौका देखकर केज उस बंदूक के पास जाने लगती है, वो उसे पकड़ लेती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो एक शार्क उसे देख लेती है और अब वो उसके पीछे थी। जो लेंजी देख लेती है वो फौरन उसे ऊपर आने को कहती है, लेकिन जब तक केज बंदूक फेंकती एक शार्क उसे पकड़ लेती है। और यहाँ लिंजी अपनी बहन को बचाने के लिए पानी में चाकू लेके कूद जाती है। वो अपना सारा गुस्सा उस शार्क पर निकाल देती है जिससे शार्क यहाँ से थोड़ी देर के लिए भाग जाती है। यहाँ उसने केज की जान बचा ली थी पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके एक पैर पे शार्क ने अपना पूरा दांत घुसा दिया था जिससे लगातार उसका खून बहता जा रहा था। पर यहाँ लिंजी फौरन उसकी पट्टी करती है, लेकिन यहाँ केज को पता चल चुका था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए वो अपनी बहन से कहती है कि मैंने हमेशा बस यही चाहा है कि तुम मुझसे पीछे रहो। मैं तुमसे हमेशा जलती रही हूँ क्योंकि तुमने जो चाहा वो तुम्हें बड़ी ही आसानी से मिल गया। मैंने जानबूझकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड सैम को किस भी करा था ताकि तुम्हारा और सैम का रिश्ता टूट जाए, पर वो अच्छा लड़का था इसलिए उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं मरने से पहले इन सब चीजों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। इसके आगे वो कुछ और बोल पाती कि तब तक वो लेंजी के हाथों में ही दम तोड़ देती है। अपनी बहन और दोस्तों की ऐसी मौत देखकर लेंजी पूरी तरह से टूट जाती है। वो बिखर सी गई थी, लेकिन ये चीज उसके अंदर और ज्यादा गुस्सा भर देती है। उसे अपनी बहन का बदला लेना है जैसे भी करके। तो उस बंदूक को उठाती है और उसकी एरो को शार्क के मुंह में फंसा देती है जिससे वो ज्यादा दूर भाग ना पाए। फिर वो स्क्रू डायल को पानी में गिराकर आग जला देती है जिससे वो शार्क बुरी तरह से जलकर मारी जाती है। और ये देखकर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। लेकिन तभी दोस्तों दूसरी शार्क आ जाती है और वो केज की लाश को घसीटते हुए पानी में ले जाती है। पर यहाँ अब लेंजी रुकने वाली नहीं थी क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं था। वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और उस बोट की तरफ बढ़ने लगती है। वो शार्क भी उसके पीछे थी, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। वो उस बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन शार्क भी उसे मारे बिना तो यहाँ से नहीं जाने वाली। तो इनमें से सिर्फ एक ही बचने वाला है। और तभी लेंजी को एक आइडिया आता है। वो बोट पर एक गैस सिलेंडर देखती है जिसके पीछे वो चाकू लगा देती है, और जैसे ही वो शार्क उस बोट के ऊपर छलांग मारती है उसे खाने के लिए वो सिलेंडर की गैस को लीक कर देती है। प्रेशर की वजह से सिलेंडर सीधा शार्क की बॉडी को चीर कर उसके पार पार हो जाता है और आखिरकार फाइनली वो शार्क मारी जाती है। जिससे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसकी तरफ बहुत सी बोट आ रही थी उसकी मदद करने के लिए। मतलब थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद सबकी जान बच जाती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद। यहाँ लिंजी समुद्र किनारे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। वो बोलती है कि कुछ दिन पहले मैं और मेरी टीम एक एडवेंचर ट्रिप पर आए थे, लेकिन उस दिन हमारे साथ कुछ हादसा हो गया जिससे कि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया। जिन्होंने भी इस चैनल को बनाया था वो आप सभी से प्यार करते थे। उनके कामों को हम सभी लोग हमेशा याद रखेंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उनके कामों को मैं आगे बढ़ाऊंगी और अब मैं कभी भी रुकने वाली नहीं हूँ। जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये सर्वाइवल स्टोरी देख कर क्या सीख मिलती है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।